तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं आपका फ्रेंड एंड फिजिक्स मेंटर। स्टूडेंट, एक बहुत ही लाजवाब सा हमने सेशन स्टार्ट किया था जो कि था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। तो आज के इस सेशन में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की सेकेंड क्लास करने जा रहे हैं और इस क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कैसे कोई भी कंडक्टर अगर उसमें करंट फ्लो कराया जाए तो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। यस स्टूडेंट, एक बार रैंडमली एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ऑस्टर्ड, उनके लेबोरेटरी में क्या हुआ कि एक कंपास निडल छूट गई एक करंट कैरिंग कंडक्टर के पास। तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन देखा, उन्होंने देखा कि जो मैग्नेटिक कंपास निडल है ना वो डिफ्लेक्ट कर रही है। फिर उन्होंने उस निडल को कई जगह उसके पोजीशंस चेंज करी। पोजीशन चेंज करने के बाद उन्होंने कंक्लूड किया कि अगर ये रैंडम हुआ था, कोई जानबूझ के नहीं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को देखा जाए तो उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने का मतलब उसमें एक मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है, राइट। तो ये एक तरह का मतलब कंडक्टर है लेकिन करंट की वजह से वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। मतलब कि अगर कॉपर वायर है, कॉपर वायर में करंट फ्लो कराया जाए तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ जाएंगी। थोड़ा सरप्राइजिंग है ना, इसीलिए तो बहुत ही लाजवाब सब्जेक्ट है फिजिक्स। चलिए तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि आज हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग सीखेंगे कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी कंडक्टर में जनरेट होती है, कैसे उनका डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल या इसी को कॉर्क स्क्रू रूल के नाम से भी जाना जाता है। और हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक से बनाए जाते हैं, ठीक है। चलिए आइए शुरू करते हैं। देखो हुआ कुछ ऐसे कि मान लो हमारे पास कोई एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये वायर है, ठीक है, ए बी, ओके। और इस ए बी वायर को हमने एक बैटरी के थ्रू जोड़ दिया। किसके थ्रू जोड़ दिया हमने? बैटरी के थ्रू जोड़ दिया, ठीक है। ये एक बैटरी के थ्रू हमने जोड़ दिया इसको, क्लियर, ठीक है। और यहां पर एक स्विच लगा दी, ठीक है। ये क्या है? वायर है, ये वायर है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद में अगर यहां पर एक मैग्नेटिक निडल रखता हूं, मैग्नेटिक निडल मतलब कि मैग्नेटिक कंपास रखता हूं, और जैसे ही मैं इसका स्विच ऑन करूंगा तो मैं क्या देखूंगा कि इस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? डिफ्लेक्शन हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ठीक है। उन्होंने क्या किया, अब इसकी प्लेस चेंज करी, मैग्नेटिक निडल की प्लेस चेंज करके देखी। तो उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो कुछ इस तरह से था। एक कार्डबोर्ड लिया उन्होंने और कार्डबोर्ड में एक कंडक्टर लगाया। क्या लगाया? करंट कैरिंग कंडक्टर। और उसके चारों तरफ ना पोजीशन चेंज करके मैग्नेटिक कंपास रखा। तो जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करेंगे अपराइट डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस कंपास निडल में डिफ्लेक्शन जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? ये कहां मिलेगा आपको एक्सपेरिमेंट? ये एनसीईआरटी की पहली पेज में, जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, पहले ही पेज में येलो कलर के एक छोटे से बॉक्स में लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन ये पूछा जाता है, क्लियर। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने कंक्लूड क्या किया, हमने कंक्लूजन निकाला कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर है, अगर उसमें करंट फ्लो कराते हैं तो बिहेव करता है लाइक अ मैग्नेट, लाइक मैग्नेट। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जनरेटेड। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। तो अब क्वेश्चन क्या बनता है? पहली बात तो ये कि डायरेक्टली पूछ लिया जाता है ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, डिफाइन द ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट, या परफॉर्म करके दिखाओ। तो परफॉर्म करके कैसे दिखाओगे? आपको लिखना ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एम लिखेंगे कि हमें क्या कंक्लूड करना है। हमें कंक्लूड करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पाई जाती हैं किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ, ठीक है। फिर हमें लिखना है मटेरियल रिक्वायरमेंट। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट आपको क्या क्या चाहिए? एक कार्डबोर्ड चाहिए, एक कंडक्टर चाहिए, और क्या चाहिए? एक बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए और एक कंपास निडल चाहिए, ठीक है। फिर उसमें दो फिगर आप बनाओगे, एक बार डिफ्लेक्शन आप लेफ्ट में दिखा दोगे, एक बार डिफ्लेक्शन राइट में दिखा दोगे, करंट का डायरेक्शन चेंज कर दोगे, ठीक है। और नीचे कंक्लूजन लिख दोगे कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होगी, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? दूसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए सबसे पहले समझो, एक एक्सपेरिमेंट किया गया, एक कार्डबोर्ड रखा गया। क्या रखा गया? कार्डबोर्ड रखा गया और उसमें एक कंडक्टर लगाया गया ए बी, और उस कंडक्टर में डाउनवर्ड करंट या अपवर्ड करंट का डायरेक्शन आप कुछ भी कर सकते हो, इसमें प्लेस किया गया। और क्या देखा गया? जैसे मान लो हमने इसमें आयरन फिलिंग्स डाल दी, तो जैसे ही मैंने करंट ऑन किया
तो ये जो आयरन फिलिंग्स है ना, ये कुछ इस तरह के पैटर्न में, किस तरह के पैटर्न में, कुछ इस तरह के पैटर्न में अरेंज हो गई। उन्होंने अपने आप को कुछ इस तरह के पैटर्न में अरेंज कर लिया। तो यहां से ये कंक्लूजन निकलता है कि अगर कोई कंडक्टर हमारा स्ट्रेट लाइन है तो उस स्ट्रेट लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होगी वो सर्कुलर पाथ में होंगी। कैसी होंगी? सर्कुलर पाथ में होंगी। मतलब कि अगर मैं इसका ओरिजिनल फेस आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से सर्कुलर पाथ में होंगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बट अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या आप इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन बता सकते हैं क्या, कि जो कंडक्टर है वो कंडक्टर के चारों तरफ कैसे बन रही है, एंटी क्लॉकवाइज बन रही है, क्लॉकवाइज बन रही है? तो आप कहोगे सर नहीं बता सकते अभी तक जो हमने पढ़ा। तो इसके लिए ना एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था मैक्सवेल। ठीक है, तो मैक्सवेल ने एक रूल बताया जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। क्या बताया? मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब वर्ल्ड कप की याद मत दिलाना कि मैक्सवेल का नाम आ गया तो वर्ल्ड कप आ गया। ठीक है, जस्ट किडिंग। तो राइट हैंड थंब रूल उन्होंने बताया। क्या बताया? कहते हैं कि अगर मैं अपने इस राइट हैंड को कुछ इस तरह से अरेंज करूं कि थंब डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करे, जो थंब होना वो किसको शो करे? डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करे। तो मेरा जो फिंगर्स जिस डायरेक्शन में रैप होंगी, मेरी जो उंगलियां जिस डायरेक्शन में मुड़ेंगी, वो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी बात करूं, इस फिगर की, तो इस फिगर में करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड, मतलब अब मुझे अपने थंब को डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करना है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्लेस करूंगा। अब मेरी जो फिंगर्स हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं? देखो मेरी फिंगर जा रही है कुछ इस तरह से क्लॉकवाइज। हो सकता है आपको आपकी तरफ से एंटी क्लॉकवाइज लग रहा हो, बट फिंगर्स कुछ जा रही है मेरी इस डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपकी ऐसी बनेगी। कैसी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? चलो अच्छा बताओ, तो अगर मान लो डायरेक्शन ऑफ करंट मैंने चेंज कर दिया, इस बार मैंने अपराइट डायरेक्शन ऑफ करंट कर दिया, तो पहली बात तो तय है कि कोसेंट्रिक बनेगी और सर्कुलर बनेगी, जो हमने कंक्लूड कर लिया था पहले ही। कोसेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर से कई सारे सर्कल। ठीक है, अब ये बताओ कि इसमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? तो ये कंडक्टर है, ये करंट का डायरेक्शन है, और हमने ऐसे अपनी फिंगर्स रैप करी। मतलब थोड़ा फील करो ना, कुछ इस तरह से, राइट? तो मतलब अब जो हमारे पास डायरेक्शन बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का, कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। कैसा बनेगा? एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है ना? तो क्या अगर मैं अब आपको कंडक्टर देता हूं स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, चाहे वो सीधे खींच दूं, चाहे वो मैं कैसे भी करके दे दूं, तो अब आप उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं, यस और नो? चलो अब उस क्वेश्चन पे आते हैं कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए जरा समझो कैसे करोगे। सबसे पहले तो आपको करना पड़ेगा कि हमारे पास दो कंडक्टर है, एक में करंट जा रहा है अपराइट और एक में करंट जा रहा है हमारे पास डाउनवर्ड। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमने इसको क्या किया, हमें पता है कि कोसेंट्रिक बनेंगे, सर्कुलर बनेंगे। ठीक है, कोसेंट्रिक बनेंगे और सर्कुलर बनेंगे। क्लियर? अब ये बताओ कि डायरेक्शन हमें फाइंड करना है, तो डायरेक्शन के लिए हमने क्या पढ़ा था? राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल को कॉर्क स्क्रू रूल भी कहा जाता है। ठीक है, अच्छा ये केवल 10th में, जब आप 12th में जाओगे तो कॉर्क स्क्रू रूल अलग दिया था एक साइंटिस्ट ने, और राइट हैंड थंब रूल अलग है। तो कॉर्क स्क्रू रूल क्या था कि अगर मान लो जो हमारे पास स्क्रू ड्राइवर होता है उसकी डायरेक्शन हम लेट कर लें करंट की डायरेक्शन, तो जिधर की डायरेक्शन में हम स्क्रू को कसेंगे, टाइट करेंगे, वो डायरेक्शन हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन की। ठीक है, तो फिलहाल थोड़ा सा टफ लग रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, ये कंडक्टर है, करंट ऊपर, तो मैंने थंब रखा ऊपर और अपनी फिंगर्स को रैप करा, तो क्या दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। मेरा जो हाथ है वो कैसे जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का वो कैसा हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जरा देखो क्या होगा। इसमें देखो करंट का डायरेक्शन कैसा है? डाउनवर्ड, मतलब मैंने ऐसे कुछ डाउनवर्ड किया। अब इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो कैसा है हमारे पास? क्लॉकवाइज है। मतलब ऐसे है तो ये क्लॉकवाइज हुआ ना, मतलब कुछ इस तरह से घूम रहा है, राइट ना? तो ये हो गया मेरे पास कैसा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो गया। इसमें करंट फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से बाहर निकलेंगी, और ये फर्दर क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे बड़ी होती चली जाएंगी। ठीक है, क्या होती चली जाएंगी? बड़ी होती चली जाएंगी। इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। तो अच्छा, ड्रॉ करने से पहले आपको लिखना भी है, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमने कौन से रूल की हेल्प से फाइंड आउट करा, उनका डायरेक्शन किस रूल से फाइंड आउट करा। एक बार एनसीईआरटी रीड कर लोगे ना तो 100% आपको ना 100 मतलब अगर 3 मार्क का है तो 3 मार्क मिलेगा, 2 मार्क क्वेश्चन है तो 2 मार्क क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है।
क्लियर? अच्छा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आता है? मान लो प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गया, आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा कि भाई ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, तो फिर आपने क्या करना है? तो फिर आपको थोड़ा लगाना है दिमाग। जैसे मान लो कहता है कि एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर ये है, एक कंडक्टर का नाम है AB और दूसरे कंडक्टर का नाम है CD, ठीक है? अब मैंने आपसे कह दिया कि भाई एक हमारे पास पॉइंट है K, ठीक है, एक पॉइंट है हमारे पास A और एक, सॉरी मैंने यहां पर लिख दिया P, और दूसरा पॉइंट है हमारे पास D, ठीक है? अब बताओ कि इनमें से कौन से पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगी और कौन से ऐसे पॉइंट होंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन 0 के बराबर होगी या नहीं होगी, ठीक है? जरा देखो तो अगर बात करूं मैं इस पॉइंट की, तो इसमें करंट मान लो कह रहा है अपवर्ड है और इसमें कह रहा है करंट डाउनवर्ड है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। बहुत बच्चे मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने लग जाते हैं, मतलब कि सर ना तो कोई नंबर है ना कोई वर्ड है, तो हम कैसे न्यूमेरिकली फाइंड कर सकते हैं? तो एक्चुअली में ये प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, फिगर ड्रॉ आउट करना है। इसमें जितना अच्छा आप इमेजिन कर सकते हो, जितना अच्छा आप अपना दिमाग यूज कर सकते हो कि हाँ ऐसे कंडक्टर है मतलब ऐसे बनेगा, ऐसे कंडक्टर मतलब ऐसे, इमेजिनेशन ही आपको इसमें नंबर दिला सकती है अगर प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ गए, ठीक है? या फिर आपके लैब में आपके फिजिक्स टीचर ले गए हो तो उन्होंने प्रैक्टिकल्स कराए हो, राइट? तो इमेजिनेशन की कोई बात ही नहीं है। तो हमें सबसे पहले पता है कि भैया कोसेंट्रिक बननी है, हमने कोसेंट्रिक बना डाली कोसेंट्रिक, चलो भाई बन गई। अब करंट अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब हमारे पास जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, यस और नो, ठीक है? इसके बाद इधर देखो करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। हमने ये लो इसमें बना डाली हमने ऐसी भी, तो ये हो जाएगा हमारे पास कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। देखो दोस्तों पॉइंट के में क्या लग रहा है, पॉइंट के में लग रहा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है, राइट? तो सपोज मैंने के पर मैग्नेटिक कंपास रखा, तो अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से होकर ऐसे निकलेगी, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से होकर ऐसे निकलेगी, तो मैग्नेटिक कंपास में किसी भी तरह कोई डिफ्लेक्शन होगा क्या? तो आप कहोगे नो सर, क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। तो मैग्नेटिक कंपास इधर, एक इधर से निकल गई, एक इधर से निकल गई, ये दोनों उसको बीच में बेचारी को दबाए हुए हैं मैग्नेटिक कंपास को, ठीक है ना? तो ना तो वो इधर जा सकती है ना तो इधर जा सकती है, बात समझ में आई? और ये कट एक दूसरे को कर नहीं सकती। तो यहां पर के पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना वो किसके बराबर होगी, 0 के बराबर होगी। एंड देयर इज नो डिफ्लेक्शन ऑफ द कंपास नीडल, डिफ्लेक्शन अगर पूछता है तो। इसके बाद अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कहां पर होगी, पी में सबसे ज्यादा क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। और दूसरा सबसे वीक कहां पर होगी, डी में सबसे ज्यादा वीक होगी। क्यों? क्योंकि देखो इसकी यहां से डिस्टेंस है मान लो R2 और इसकी यहां से डिस्टेंस है R1, और हमने क्या देखा कि R1 इज लेस देन R2, क्लियर? अब अगर मान लो जहां पर ओरिजिन है, ओरिजिन के पास चीजें ज्यादा स्ट्रांग होती हैं कि उससे दूर जाने पर स्ट्रांग होती हैं। भाई ओरिजिन के पास स्ट्रांग होगी, जितना ज्यादा दूर चले जाओगे उतना वो वीक हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो दैट्स व्हाई जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग पॉइंट होगा वो क्या होगा, पी पॉइंट होगा। वीक पॉइंट कौन सा होगा, डी होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो फिर समझो भाई, हमने पढ़ा इनवर्स स्क्वायर रूल। क्या? फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, राइट? तो देखो भाई इनवर्सली का मतलब उल्टा, कि फोर्स कम लगेगा अगर डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा है तो फोर्स कम लगेगा। आपने क्लास 9th में पढ़ा था ना? अरे सर कहां पुरानी बातें, सर मत खुजाओ। अच्छा 9th का है ये, न्यूटन्स लॉ में इनवर्स स्क्वायर रूल सेकंड वाला, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई दोस्त की नहीं आ गई? ठीक है, चलो भाई फैक्टर पे बात करते हैं अब कि ऐसे कौन सा फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि ये मान लो करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है। अब इसमें अगर इतू सा करंट फ्लो करोगे 2 एम्पियर का, तो ये लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बन गई। कम बनेगी, कितने का, 2 एम्पियर का करंट फ्लो किया। अगर अब करंट हमने ज्यादा फ्लो कर दिया, करंट हमने ज्यादा फ्लो किया, अब मैंने करंट कर दिया कितना, 10 एम्पियर का, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थोड़ा और स्ट्रॉन्ग पावरफुल होकर निकलेंगी, I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। इसका मतलब क्या देख रहा हूं मैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। आप जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर में
क्या हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वैल्यू इंक्रीज होगी। पहला फैक्टर समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पक्की बात। और दूसरा फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द कंडक्टर, या रेडियस ऑफ द कंडक्टर बोल सकता हूं। मान लो यहां से कोई डिस्टेंस हमारे पास है r1 और या P पॉइंट तक, और यहां से P पॉइंट तक डिस्टेंस है हमारे पास r2। कौन सी है? R2 डिस्टेंस है। और हमें साफ साफ दिख रहा है बच्चा पार्टी कि जो R2 है वो लेस देन है R1, R2 इज लेस देन R1। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां पर होंगी? R1 में। तो अगर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो अपनी R डिस्टेंस को कम करिएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो डिस्टेंस इज अनदर फैक्टर जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इफेक्ट डालती है। ठीक है, अच्छा अब एक आपको चोर विधि बताता हूं मैं, आपको ध्यान से सुनना। अगर कभी पूछे फैक्टर इस चैप्टर के अंदर, किस चैप्टर के अंदर? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, तो भाई साहब जो करंट है ना वो कांस्टेंट फैक्टर है किसी भी चीज में ले लो, चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेट में ले लो, ठीक है, चाहे सोलेनॉइड में ले लो, चाहे सर्कुलर लूप में ले लो, और या स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में ले लो। ठीक है ना? तो ये दो ऐसे फैक्टर हैं जो आपको नंबर दे के जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे करंट कैरिंग सर्कुलर लूप एंड सोलेनॉइड। तो आज के लिए इतना ही। हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते रहिए। एक बात और बेटा, इसको जरूर पढ़ के रहना, इसको जरूर याद रखना अपने दिमाग में, ठीक है? नहीं तो अगली वाली क्लास सब बाउंस हो जाएगी। ठीक है, चलो बाय।